शब्दों का हेरफेर आपको कई बार बहुत भारी पड़ सकता है। ये बात आपने ज़रूर सुनी होगी। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई बार आप जो चीज़ बोलते हैं और सामने वाला उसे क्या समझता है, इन दोनों में बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसीलिए हमेशा अपनी बात को आप जिस उद्देश्य से बोल रहे हैं, उस उद्देश्य को सामने वाले को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो आपकी बात समझ सके। यही चीज़ होता है जब आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। यही चीज़ और यही रूल अप्लाई होता है उसके साथ भी, क्योंकि जब भी वो बुक लिखी गई है या फिर वो सब्जेक्ट लिखा गया, तब उसको लिखने वाले ने उसका जो कंटेंट है वो किस हिसाब से लिखा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप उस बुक में जो भी चीज़ें लिखी हैं उसको आप अच्छे से समझ सकें कि ये आपसे क्या बताना चाह रहा है। इसके लिए हमेशा आपको हर सेंटेंस का मतलब पता होना चाहिए, ताकि आप अगर वो जब पढ़ रहे हैं तो आप ये समझ सकें कि ये सेंटेंस आपको क्या चीज़ बताना चाह रहा है। सेम ऐसा ही लॉ के सब्जेक्ट के साथ भी होता है। इसीलिए लॉ के हर सब्जेक्ट में एक डेफिनेशन पार्ट दिया होता है स्टार्टिंग में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज हम इस लेक्चर सीरीज में डेफिनेशन पार्ट देखेंगे सीआरपीसी का। और कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम यही होता है कि आप उसकी डेफिनेशंस को समझें, उस सब्जेक्ट की डेफिनेशन को, क्योंकि लीगल वर्ड्स बहुत ही टफ होते हैं और हर किसी के समझ में नहीं आते हैं। अगर आप उन्हें हिंदी में समझाएं या इंग्लिश में समझाएं, हर किसी को ये चीज़ें नहीं समझ आती हैं जब तक कि आप उन्हें उसका डेफिनेशन ना बताएं, उसका मतलब ना बताएं तब तक। तो ये डेफिनेशन जानना और हर वर्ड का मतलब जानना ये बहुत ज़रूरी होता है एक सब्जेक्ट को समझने के लिए। वैसे ही सीआरपीसी में भी बहुत सारे डेफिनेशंस दी हुई हैं, जैसा कि हर सब्जेक्ट में दिया होता है। और ये डेफिनेशन पार्ट हमेशा किसी भी सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में होता है। सीआरपीसी में भी ये चैप्टर 1 के सेक्शन 2 में दिया हुआ है। तो सेक्शन 2 में बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई हैं। जैसा कि आपको पता है सीआरपीसी बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है, तो उसके डेफिनेशंस भी उतनी ही लंबी हैं। तो हम आज इस लेक्चर में कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे, क्योंकि सारी डेफिनेशंस ही इंपॉर्टेंट है इसमें, तो हम सारी एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते हैं। तो बाकी के डेफिनेशंस हम किसी दूसरे लेक्चर में देखेंगे, और आज हम कुछ जो इम्पोर्टेंट उसके डेफिनेशंस हैं हम उनसे डील करेंगे। तो ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। तो आइए हम पहला डेफिनेशन देखते हैं। पहला डेफिनेशन बोलता है बेलेबल ऑफेंस के बारे में। तो बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। तो बेलेबल और नॉन बेलेबल ये दो शब्द कहाँ से आए हैं? ये आए हैं बेल वर्ड से। बेल का मतलब होता है रिलीज या रिहाई। जब किसी भी अक्यूज या कन्विक्ट को बेल मिलता है या रिहाई होती है उसकी जेल से, तो उसे हम बेल बोलते हैं। बेल वर्ड आपने जनरल टर्म में सुना होगा कई बार, बहुत सारे कोर्ट, बहुत सारे टीवी न्यूज़ में या किसी दूसरे व्यक्ति से भी आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा। तो बेल जो होता है वो किसी भी ऑफेंस को बेलेबल या नॉन बेलेबल बनाता है, सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन पे। जो कंडीशन ये होती है कि बेलेबल ऑफेंस जो होता है वो हमेशा एज अ मैटर ऑफ राइट उस ऑफेंस में बेल मिलता है अक्यूज को, और नॉन बेलेबल जो होते हैं उसमें एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं होता है, वहाँ पे डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का या फिर ऑफिसर का जिसने अरेस्ट किया है। तो ये एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे, बट मेन यहाँ पे यही होता है कि बेलेबल ऑफेंस हमेशा वो ऑफेंस होते हैं जिनमें एज अ मैटर ऑफ राइट आपको बेल मिल जाएगी, और उसके अलावा जितने ऑफेंसेस हैं वो नॉन बेलेबल कहलाएंगे। सॉरी। और इस एक्ट में क्या बोल रहा है कि बेलेबल ऑफेंस वो होंगे जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं, और या तो फिर किसी दूसरे लॉ में मेंशन किए गए हैं फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो फर्स्ट शेड्यूल को आप ज़रूर रेफर करें जब भी आपको कोई भी डाउट हो कि कौन से ऑफेंस बेलेबल हैं या कौन से नॉन बेलेबल हैं इसके लिए। और वहाँ पे एक पूरी कैटेगरी दी हुई है कि कौन से ऑफेंसेस बेलेबल कहलाएंगे और कौन से नॉन बेलेबल कहलाएंगे। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन खत्म होती है। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है चार्ज की। तो चार्ज क्या बोलता है? चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। तो यहाँ पे कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है चार्ज का, लेकिन ये सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि चार्ज एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। आपने एक वर्ड ज़रूर सुना होगा, चार्जशीट। पुलिस ने चार्जशीट फाइल की या दायर की। ये वर्ड हमेशा टीवी में भी सुना होगा आपने, ऐसे भी नॉर्मली। तो वो चार्जशीट जो होती है और ये जो चार्ज होता है ये दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं। जो चार्जशीट होती है वो हमेशा पुलिस फाइल करती है कोर्ट में, जब भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है और उसे एक केस प्रेजेंट करना होता है कोर्ट के सामने, तो वो अक्यूज के साथ चार्जशीट भी फाइल करती है कोर्ट में, उसे हम चार्जशीट बोलते हैं। और उस चार्जशीट को देख के जो जो इल्ज़ाम लगाती है कोर्ट अक्यूज पे, उन्हें हम चार्ज कहते हैं।
कोर्ट हमेशा अक्यूज्ड को बताती है कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं और क्या आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो वो जो इल्ज़ाम होते हैं उन्हें हम चार्ज कहते हैं लीगल लॉ में। तो ये चार्ज एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि बताया गया है इसमें। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे अक्यूज्ड होते हैं, उन सब के ऊपर एक चार्ज लगता है। और कई बार ऐसा होता है एक अक्यूज्ड है, उसके ऊपर बहुत सारे चार्ज लगे होते हैं। तो इसका कोई नंबर नहीं है, ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑफेंस पे। पर चार्ज हमेशा कोर्ट लगाती है। ये सबसे मेन डेफिनेशन का जो पार्ट है ये है कि चार्ज हमेशा कोर्ट ही लगाती है। कभी पुलिस आपको आपके ऊपर चार्ज नहीं लगा सकती, वो हमेशा चार्जशीट फाइल करती है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन अब है, वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस का। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant। तो अब तक आपने देखा होगा फर्स्ट शेड्यूल के बारे में 2 बार बात हो गई यहाँ पे। तो फर्स्ट शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीआरपीसी का, और एक लॉयर हो चाहे लॉ स्टूडेंट हो, हर कोई ज़रूर रेफर करता है फर्स्ट शेड्यूल को, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, बहुत सारे ऑफेंसेस को क्लासीफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो उन्हीं में से एक आता है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। ये भी फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। ये डेफिनेशन भी इतनी सी बात बोलता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस वो ऑफेंस होगा या फिर वो केस होगा जिसको फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है कॉग्निजेबल हेड के अंडर, या फिर किसी दूसरे लॉ में बताया गया है कि वो कॉग्निजेबल होगा। और उसमें एक छोटी सी बात ये भी बताई गई है कि जिसमें एक पुलिस ऑफिसर को ये पावर होती है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है किसी भी अक्यूज को। वो केसेस होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस वाले केसेस। तो यहाँ पे जब भी पुलिस के पास कोई भी एक इन्फॉर्मेशन आती है या कोई भी कंप्लेन आती है कि कहीं पे कुछ क्राइम हुआ है, कमिट हुआ है, तो पुलिस वहाँ पे जाके जो भी उसे लगता है कि अक्यूज होगा या जो भी इंसान उसे ऐसा लगता है कि अरेस्ट करना चाहिए, उसे अरेस्ट करती है। लेकिन अरेस्ट करने के लिए भी जो उसके रूल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। या तो पुलिस विथ वारंट अरेस्ट कर सकती है या तो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। तो जब भी पुलिस को ऐसे ये पता चलता है कि कहीं पे कॉग्निजेबल केस हुआ है, वो कॉग्निजेबल केस बहुत ही सीवियर होते हैं या ग्रेव फॉर्म में होते हैं, वहाँ पे पुलिस वेट नहीं कर सकती है कि वो वारंट का वेट करे, और वारंट की जब परमिशन मिल जाए उसके बाद वारंट मिल जाए तब वो जाके अरेस्ट करे, क्योंकि इतने वहाँ ऐसे ऑफेंसेस में टाइम बहुत प्रेशियस होता है। तो ऐसे ऑफेंसेस को जब डील करती है पुलिस, तो वहाँ पे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, ये राइट होता है। और उन केसेस को जिनमें ये राइट दिया जाता है पुलिस को, उन्हें हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट होता है नॉन कॉग्निजेबल, जो कि आगे डिफाइंड है। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है कंप्लेंट की। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report। तो कंप्लेंट जो वर्ड है ये आपने आमतौर पे बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन यहाँ पे ये कंप्लेंट का मतलब अलग है। जब भी आप कोई भी ऑफेंस होता है और आप पुलिस के पास जाते हैं बताने के लिए, तो वो कंप्लेंट नहीं होती है, वो हमेशा एफआईआर कहलाती है या फिर इंफॉर्मेशन कहलाती है। तो कंप्लेंट किसे कहते हैं? कंप्लेंट लीगल फॉर्म में या लॉ में हमेशा उसे कहते हैं जब आप किसी मजिस्ट्रेट के पास जाके अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं अंडर दिस कोड, और आप ये उम्मीद करते हैं कि वो जो भी मजिस्ट्रेट हैं वो उस पर एक्शन लेंगे। और आप जब भी ऐसा कुछ कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो उसमें आप किसी के ऊपर अक्यूज़ करते हैं, वेदर वो इंसान नोन है या अननोन है, उसके ऊपर आप अक्यूज़ करते हैं कि उसने कोई ऑफेंस किया है। और ये जब भी ऐसी कोई भी जब आप कंप्लेंट करते हैं मजिस्ट्रेट के पास, तो हम उसे कंप्लेंट बोलते हैं अंडर सीआरपीसी। और इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। यहाँ पर उस पुलिस रिपोर्ट की बात हो रही है जो सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 में बताया गया है। तो इस कंप्लेन में पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है, इसमें सिर्फ वो कंप्लेन आता है जो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती है। और इसका कोई टाइम नहीं है या फिर कोई एक फॉर्मेट नहीं है पर्टिकुलर। आप कभी भी मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो कोर्ट आवर्स में हो चाहे उनके घर पे हो। आपको जब भी ये चीज़ ऑफेंस कमिट हुआ हो कुछ, और आपको जो भी फिजिबल हो, आप उस टाइम पे जाके मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकते हैं। और ये कंप्लेन इस एक्ट के अंडर कंप्लेन मानी जाएगी, ना कि कोई पुलिस रिपोर्ट। लेकिन इसका एक एक्सप्लेनेशन पार्ट है, उसे भी हम देखते हैं। वो एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेन, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant।
मतलब ये एक्सप्लेनेशन एक तरह का एक्सेप्शन है यहाँ पे। ये इतनी सी बात बोलता है कि जब पुलिस एक केस को इन्वेस्टिगेट करती है और इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, यहाँ पे जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल नहीं है, वो नॉन कॉग्निजेबल है, और ये पहले नहीं पता चलता है। जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली, उसके बाद जब ये चीज़ डिस्क्लोज होती है, तब वो जो पुलिस रिपोर्ट तैयार होती है पुलिस के द्वारा, उस पुलिस रिपोर्ट को एक कंप्लेंट माना जाएगा, और जो भी पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के पास उस पुलिस रिपोर्ट को दर्ज कराएगा उसे कंप्लेनेंट माना जाएगा। तो ये एक एक्सेप्शन है, जब एक पुलिस रिपोर्ट को भी कंप्लेंट माना जा सकता है और उसमें जो पुलिस होगी उसे कंप्लेनेंट माना जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब कोई एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का कमीशन हुआ हो और ये बाद में पता चला हो, इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो ये एक एक्सेप्शन है इस डेफिनेशन का। देन नेक्स्ट डेफिनेशन में हम आते हैं जो है हाई कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट मीन्स, पहला, इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। दूसरा, इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी to which the jurisdiction of the High Court for a state has been extended by law, that High Court. और तीसरा, in relation to any other union territory, the highest court of criminal appeal for that territory other than the Supreme Court of India. तो यहाँ पे हाई कोर्ट को एक तरह से बताया गया कि हाई कोर्ट क्या कहलाएगा। 3 सबसेक्शंस दिए गए हैं उसके। तो पहला ये बोलता है कि किसी भी स्टेट के बारे में जब आप बात करेंगे तो स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा हम उसकी बात कर रहे होंगे। दूसरा ये बोलता है कि जब हम किसी यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो उस यूनियन टेरिटरी का जो जुरिस्डिक्शन है वो जिस हाई कोर्ट को दिया गया होगा उस हाई कोर्ट की हम बात करेंगे। क्योंकि यूनियन टेरिटरी में हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कि दिल्ली है, जिसके पास खुद का एक अपना हाई कोर्ट है। अदरवाइज सारी यूनियन टेरिटरीज को नियर बाई स्टेट्स में से किसी एक स्टेट का हाई कोर्ट दिया जाता है और उसका जुरिस्डिक्शन होता है उस यूनियन टेरिटरी पे। तो जब हम उस यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो उस हाई कोर्ट की बात होगी जो उस दूसरे स्टेट में है जिसको दिया गया है जुरिस्डिक्शन उस यूनियन टेरिटरी पे, और या तो फिर अगर उस यूनियन टेरिटरी में उसका खुद का हाई कोर्ट है तो, जो कि सिर्फ दिल्ली के पास है। और तीसरा है कि इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी, किसी दूसरे यूनियन टेरिटरी में जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील है वहाँ पे, अदर देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वैसे ऐसी कोई यूनियन टेरिटरी है नहीं इंडिया में, ये एक सुपरफिशियल कंडीशन है, बट इन केस ऐसा कुछ होता है तो ये उसके लिए दिया हुआ है कि अगर कोई यूनियन टेरिटरी को कोई हाई कोर्ट नहीं अलॉट किया गया है, किसी का जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो उस यूनियन टेरिटरी में जो भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील है वो वहाँ का हाई कोर्ट कहलाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। तो अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंडिया के बारे में। जैसा हम जानते हैं इंडिया, जो कि हम जानते हैं हमारी कंट्री को, थोड़ा सा ये उससे डिफरेंट है। यहाँ पे क्या बोलता है कि इंडिया मीन्स द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स। मतलब इंडिया का मतलब इस कोड के लिए सिर्फ वो होगा, वो इंडिया होगा जहाँ पर ये कोड अप्लाई होता है। इसका मतलब जैसा पहला जो सेक्शन है जिसमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे एक्सटेंड होगा ये कोड, वहाँ पे कुछ स्टेट्स को एग्जाम्प्ट किया गया है, जैसा जम्मू कश्मीर हो गया और नागालैंड के कुछ पार्ट्स या ट्राइबल एरियाज जो जो कुछ हैं वहाँ पे एग्जाम्प्ट किया गया उन जगह को, तो वो इस डेफिनेशन में नहीं आएंगे। उनका मतलब, इसका मतलब ये है कि वो इंडिया में नहीं काउंट होंगे इस एक्ट के लिए। अदरवाइज वो ऑब्वियसली इंडिया के पार्ट है, बट इस एक्ट के लिए वो इंडिया के पार्ट नहीं माने जाएंगे क्योंकि ये कोड वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन में हम आते हैं जो है इंक्वायरी की। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन द ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो इंक्वायरी हमेशा वो होता है जो कि एक मजिस्ट्रेट या फिर एक कोर्ट अपनी तरफ से इंक्वायरी करेगा या फिर पता करेगा किसी केस को डील करने के लिए, किसी केस को सॉल्व करने के लिए आप बोल सकते हैं, लेकिन उसमें ट्रायल नहीं आएगा। ट्रायल इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग और इंक्वायरी इज़ अ डिफरेंट मैटर। तो ट्रायल और इंक्वायरी ये दो चीज़ें अलग होती हैं, दोनों ही चीज़ें कोर्ट या मजिस्ट्रेट ही करता है, लेकिन इंक्वायरी जो पहला स्टेप होता है, ट्रायल से पहले का स्टेप होता है इंक्वायरी, और इंक्वायरी के बाद आता है ट्रायल। ट्रायल में एक बेसिक सा डिफरेंस ये होता है कि जो एविडेंस होते हैं वो ऑन ओथ लिए जाते हैं, लेकिन इंक्वायरी में ऑन ओथ कोई एविडेंस नहीं लिया जाता है, सॉरी। तो ये होता है इंक्वायरी, और इंक्वायरी हमेशा मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ही करेगा। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डेफिनेशन का, क्योंकि इंक्वायरी कभी भी पुलिस वाले नहीं करते हैं, और ये बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, और ये क्वेश्चन भी कई बार क्रिएट होता है बहुत सारे एग्जाम्स में कि इंक्वायरी कौन कर सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। देन नेक्स्ट हमारा है डेफिनेशन इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस conducted by a police officer or by any person
other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. तो हमने इंक्वायरी देखी इससे पहले, और अब ये रहा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि जो भी पुलिस अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई करती है एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए एक केस पे, उसको हम इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अदर देन अ मैजिस्ट्रेट, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जो पावर होती है वो मैजिस्ट्रेट के पास नहीं होती है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट के पास इंक्वायरी की पावर होती है और पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर होती है। तो ये हमेशा पुलिस वाले ही करते हैं इन्वेस्टिगेशन, और उनको जो भी चीज़ें ज़रूरी लगती हैं एविडेंस कलेक्ट करने के लिए एक केस के लिए, वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जो भी स्टेप्स लेती है पुलिस, उसे हम इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। आपने सुना होगा ऐसा कहते हुए कि पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस केस के बारे में, उसके बाद ये केस कोर्ट में जाएगा। तो ये हमेशा ट्रायल से पहले की प्रोसीजर्स होती हैं, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो या इंक्वायरी हो, उसके बाद ट्रायल आता है। लेकिन दोनों की जो एजेंसीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी होती है पुलिस, और इंक्वायरी की एजेंसी नहीं, इंक्वायरी की जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा। और ये एक पुलिस ऑफिसर कर सकता है या फिर कोई दूसरा पर्सन जो कि ऑथोराइज हो बाय मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट खुद नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो किसी और को ऑथोराइज ज़रूर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो है हमारी वो है जुडिशियल प्रोसीडिंग की। Judicial proceeding includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath. Judicial proceeding बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये आपने एविडेंस में भी सुना होगा, एविडेंस एक्ट में भी, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट यही डेफिनेशन दी हुई है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोसीडिंग जहाँ पे एविडेंस को ऑन ओथ लिया जा रहा हो, एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। जब आप कोई भी कोर्ट या कोई भी मजिस्ट्रेट कोई भी एविडेंस लेती है लीगली, तो अगर उसे वो ओथ पे ले रही है तो उसे हम एक जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि कोर्ट प्रेमाइसेस में ही हो, ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे बेसिक पार्ट है इस डेफिनेशन का वो ये है कि वो एविडेंस ऑन ओथ लिया जाना चाहिए, तभी उसे हम जुडिशियल प्रोसीडिंग मानेंगे। क्योंकि पुलिस भी कई बार बहुत सारे एविडेंस लेती है इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन वहाँ पे वो ओथ नहीं दिलाती है, तो वो ओथ अगर दिलाती तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग हो जाती, इसलिए वहाँ पे ओथ नहीं दी जाती है, और इसलिए हम उसे इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। और जहाँ पे ओथ के साथ एविडेंस लिया जाता है वहाँ पे वो जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाता है। तो आज के डेफिनेशन सेक्शन पार्ट में हम यहीं तक देखेंगे। आई होप आज जितनी भी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में उन डेफिनेशंस को समझा सकूं। इन टोटल बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं सीआरपीसी में, जिसमें से कुछ हमने आज कवर कर ली हैं, और बाकी की जो डेफिनेशंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, ताकि आप बाकी डेफिनेशंस भी जान सकें और अच्छे से सीआरपीसी को समझ सकें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।